गुड इवनिंग, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। जिसमें हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये लॉजिकल रीजनिंग में जो ए ई आई ओ जो तर्कवाक्य आते हैं उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चंस को उससे रिलेटेड आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग चलते हैं। टाइम सभी लोगों के पास बहुत कम है, अब बहुत कम समय बाकी है। आपने पिछले 6 महीने में क्या किया, साल भर में क्या किया, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं। सबको केवल रिजल्ट ही बताता है। अगर आपने रिजल्ट निकाल लिया तो आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, लेकिन यदि आपने रिजल्ट नहीं निकाला तो आपसे यही कहा जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी रही है, भले वो आपने चाहे जितने भी मेहनत की हो। केवल मेहनत जो है कौन देखता है? आपके घर वाले जो आपको देख रहे हैं सुबह शाम उठते बैठते। लेकिन उनको भी आपसे यही आशा होती है कि मेरा बच्चा है, मेरा कोई भी है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको सफलता मिल जाए। ठीक है, तो कहते हैं मेहनत भी इतनी शिद्दत से करो कि सफलता आपको कह दे कि हाँ अब आप इस लायक हो गए हो कि आप मुझे पा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। ठीक, क्योंकि वही सब चीजें आपकी देखते हैं, आपकी जरूरतों को भी वही पूरा करते हैं। अगर आपकी कहीं पर भी आप फंसते हो तो आपको वो ध्यान रखिएगा, आपको कोई अगर नहीं खड़ा है तो आपके माता पिता आपके साथ जरूर खड़े हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी व्यक्ति आपके साथ, मान लीजिए कोई भी रिलेशन में जुड़ा हो, कोई भी ऐसा दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, और आपके माता पिता की अगर वो ये इज्जत नहीं करता है, उनको सम्मान नहीं करता है, तो आप तुरंत उस व्यक्ति से आप दूर हट जाओ, चाहे वो आपका जितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना ही हो। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता का सम्मान नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो अपने घर में भी नहीं करेगा, और आगे आने वाले समय में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है बहुत कायदे से। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें यूनिट 6 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 जो है, जो कॉमन पेपर है, इसमें सबसे पहले हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को हम लोगों ने काफी पॉइंट से डिस्कस कर लिया। सभी टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक डिस्कस किया है। आज हम लोग 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। एक आता है आपके 3, ठीक, कॉपला होता है, ये होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, आप इसकी एक एक लाइन लिख लेंगे डेफिनेशन में तो आपको बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के आधार पे इसको हम लोग समझ लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट में उद्देश्य क्या होता है? कहते हैं जिसके संबंध में कुछ कहा जाए। लिखेंगे जिसके संबंध में कुछ कहा जाए। ठीक, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए आपका। सर। हाँ बोले। हेलो। हाँ बोले। सर ये आता किस में है? ये अभी बताएंगे, ये आपका जैसे लॉजिकल ए ई आई ओ जो तर्कवाक्य होता है, ये तर्कवाक्य में आते हैं। ठीक, चल। सर मतलब तक वो ए ई आई ओ यू वो वो किस में आता है? जैसे मूड एंड फिगर में कि वेन डायग्राम में कि ये आपका वो जो आपका आता है, इसका जब सिलेबस आप उठाओगे तो इसमें सेकंड या थर्ड जो पॉइंट दिया है, निरपेक्ष न्यायवाद में, तो ये न्याय तर्कवाक्य होते हैं ना। तर्कवाक्यों के अंतर्गत ये सब आते हैं आपके। जैसे जो तर्क दिया रहेगा उसमें तर्क बोलाएगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, अभी सब बताएंगे। सर्वव्यापी और अंशव्यापी की जो बात करते हैं उसके अंतर्गत ना। चलो पहले इसको लिख लो, फिर एक एक लाइन पूरा हम समझा देंगे। पहला ये हो गया, उद्देश्य हो गया। अब विधेय लिख लीजिए, लिखिए उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ
कहा जाए। ठीक, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो होता है। फिर आता है आपका संयोजक, जिसको कॉपला बोलते हैं। इसमें होता है, इसमें होता है कि उद्देश्य और विधेय के बीच में हाँ या नहीं के रूप में जो संबंध स्थापित किया जाता है। लिखेंगे उद्देश्य और विधेय। ठीक, क्या कह रहे हैं, उद्देश्य और विधेय के बीच हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है, हाँ या नहीं के रूप में, हाँ या नहीं के रूप में, ठीक है, हाँ या नहीं के रूप में जो संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक, ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उद्देश्य, विधेय और संयोजक के बारे में। जिसमें उद्देश्य क्या होता है, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट में होता है जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, वो आपका उद्देश्य होता है। दूसरा प्रेडिकेट कहता है कि उद्देश्य के संबंध में, मतलब जो ये उद्देश्य है, सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो आपका विधेय या प्रेडिकेट कहलाता है आपका। संयोजक क्या होता है, संयोजक में होता है दो लोगों के बीच जब जोड़ होता है तो संयोजक होता है। तो इसमें कह रहा है कि उद्देश्य और विधेय के बीच हाँ या नहीं के रूप में जो भी संबंध स्थापित होता है उसे हम संयोजक कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से ले लीजिए, जैसे लिख लीजिए, जैसे लिखेंगे नेहा, लिखेंगे नेहा मेधावी छात्रा है। नेहा मेधावी छात्रा है। ठीक है, ये एक वाक्य ले लिए, एक हमने सेंटेंस ले लिया हमने। ठीक है, दिख रहा है, पूरा सही से दिख रहा है, बताइए। जी सर। चलो, अब इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन यही एग्जाम में आ जाएगा, आपको दे दिया गया, कोई भी नाम हो सकता है कि नेहा मेधावी छात्रा है। अब इसमें कहा गया कि इसमें बताइए उद्देश्य क्या होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, उद्देश्य। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि नेहा मेधावी छात्रा है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य आपका सब्जेक्ट। ये बचपन में देख रहे थे कि जो आपका जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य बोलते हैं। उद्देश्य ये आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर किसके मेधावी छात्रा कौन है, तो नेहा आपका जो जिसका नाम है यहाँ पर जो पहले लिखा है वो सब्जेक्ट हो जाता है आपका। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बताइए। सब्जेक्ट। फिर आता है आपका, कहता है कि विधेय क्या होगा, प्रेडिकेट क्या होगा, कह रहा है कि उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए। अब उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए मतलब नेहा के संबंध में जो कुछ भी कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर लेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है, मेधावी छात्रा। तो यहाँ पर जो मेधावी छात्रा है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, यहां पर प्रेडिकेट तक हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उद्देश्य और विधेय के बीच में हाँ या नहीं के रूप में जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉपला या संयोजक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है नेहा और मेधावी छात्रा के बीच संबंध कैसा है बताओ, में कैसा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पे कैसा है, वो है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका बनेगा कॉपला। यहीं पर बन सकता है कि नेहा मेधावी छात्रा नहीं है, तो जब यह नहीं होता तब वो नहीं है जो है इसके साथ आ जाता आपका। ठीक है ना, ये क्लियर है यहाँ पे, बताइए। तो ये हो गया आपका, इतना हो गया। वहीं अगर आप इंग्लिश में अगर आप देखोगे, जैसे इंग्लिश में अगर बोल दे, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल, ठीक है, लिखेंगे ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, ऑल मैन आर मॉर्टल लिख देंगे।
ठीक, अब यहाँ पर यदि इसमें आप जो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और जो है आपको कॉपला निकालना है, तो ऑल मैन जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉपला हो जाएगा, कॉपला हो जाएगा। और मोटल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर। यहां पर जो आर जो होता है ये कॉपला होता है, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट यहां पर बताइए इतना। जी सर। ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, अब यहाँ पर इसके आगे जो हम लोग देखने वाले, अब हम लोग यहाँ पर जो अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे तर्कवाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। तो तर्कवाक्य आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जो भी हम तर्कवाक्य पढ़ेंगे, ठीक, जो तर्कवाक्य होता है, जो सिलोजिस्म होता है, सिलोजिस्म आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो सिलोजिस्म आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, जिसको 4 प्रकार के हम देखेंगे। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपका सर्वव्यापी होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके 4 प्रकार के जो आपने देखा होगा उसमें सर्वव्यापी स्वीकारात्मक होते हैं। नंबर 1 सर्वव्यापी स्वीकारात्मक। ठीक, पहला तो ये होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है सर्वव्यापी आपका निषेधात्मक होता है आपका। ठीक है ना, सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक होता है। तीसरा जो होता है, तीसरा होता है अंशव्यापी सकारात्मक होता है आपका। अंशव्यापी स्वीकारात्मक होता है या सकारात्मक, दोनों चीजों पे आप बोल सकते हैं ना, स्वीकारात्मक बोलते हैं। स्वीकारात्मक। और चौथा जो होता है, चौथे वाले को हम बोलते हैं अंशव्यापी, अंशव्यापी नकारात्मक। ठीक, अंशव्यापी नकारात्मक होता है आपका, यूनिवर्सल बोलते हैं। और पर्टिकुलर, ये ध्यान रखना है बस। पॉजिटिव और निगेटिव तो आप इस समझ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी हम सर्वव्यापी बोलेंगे तो यूनिवर्सल हो जाएगा, जब अंशव्यापी हम बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। अब इसमें क्या होता है, जिसको इसको जो आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है उसको ए लिखते हैं हम लोग। ठीक, जो आपका यूनिवर्सल निगेटिव होता है उसको हम लोग ई लिखते हैं। ठीक है, और जो आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव होता है जिसको अंशव्यापी स्वीकारात्मक या सकारात्मक बोलते हैं, वो आई से उसको डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जो अंशव्यापी नकारात्मक होता है उसको ओ से डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, ओ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए तर्कवाक्य को पहचानने के लिए शॉर्टकट में आपको दिया जाएगा कुछ, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आपका सभी है, यहां पे क्या लिखेंगे, ये आपका सभी है। ये ग्राफ अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और आगे तक ही काम देगा। जैसे इसमें आएगा सभी है, ठीक है। दूसरे में आएगा कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तीसरे में जो आपका आएगा, तीसरे में आपका आएगा कुछ है। हेलो, जी सर। आवाज आएगी ना, सही आ रहा। हाँ सर। ठीक, अब जो चौथा आपका होता है उसमें होता है कुछ नहीं।
ठीक, ये तर्कवाक्य, ये आपका शॉर्ट आपका पूरा मिलेगा आपका। अब जैसे इसका एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल में जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला लिख लेंगे सभी कवि दार्शनिक है। सबसे पहले आप इसको देखेंगे, यूनिवर्सल पॉजिटिव में आपका सभी है, ए आता है पूरा। में बना लेते हैं ग्राफ, उसके बाद बात करेंगे तो ज्यादा हम लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जैसे आप लिख सकते हैं सभी कवि दार्शनिक है, लिख लेंगे सभी कवि दार्शनिक है। ठीक, पहला सेंटेंस ये हो गया, पहला वाक्य तर्क वाक्य हो गया। दूसरा जो होता है आप लिख देंगे कोई भी कवि दार्शनिक नहीं है लिखेंगे कोई भी कवि दार्शनिक नहीं है। ठीक है, फिर आप तीसरा जो है कुछ है में लिख देंगे कुछ कवि दार्शनिक है, आप कुछ कवि दार्शनिक है। ठीक है, फिर चौथा जो लिखेंगे कुछ कवि दार्शनिक नहीं है, कुछ कवि दार्शनिक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं जो तर्कवाक है, तर्कवाक आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो तर्कवाक आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला सर्वव्यापी सकारात्मक होता है, जिसका प्रतीक जो है ए होता है, आपका इसको ध्यान रखना है। और इसका जो संकेतक है इसमें कह सकते हैं सभी है। देखिए यहाँ पर सभी आ गया, यहाँ पे है सभी है, जब कभी आ जाएगा तो यही पूछा था कि दिए गए तर्क वाक्य में कौन सा सर्वव्यापी सकारात्मक होता है, तो आप सभी के साथ है देख लेंगे तो आपका सर्वव्यापी सकारात्मक हो जाएगा। वैसे ही जब दूसरे की बात करेंगे सर्वव्यापी नकारात्मक होता है या निषेधात्मक लिखा होगा, आपका यूनिवर्सल निगेटिव लिखा होगा, तो आप बताएंगे कि जब कभी कोई के साथ नहीं होता है तो आपका ई तर्क वाक्य बनता है आपका, जिसको आप यूनिवर्सल निगेटिव कहते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई है, कोई के साथ नहीं है आपका लगा है, कोई नहीं है तो इसीलिए इसको ये बना लिया गया शॉर्टकट में। फिर तीसरा जो है अंशव्यापी स्वीकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है, जिसको पर्टिकुलर पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं। इसका संकेत जो है आई से होता है। शॉर्ट में इसको हम कुछ है देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है जैसे कुछ कवि दार्शनिक है, तो कुछ कवि दार्शनिक है हमने निकाल लिया यहाँ पर। क्लियर, फिर यहाँ पर हम लोगों ने अंशव्यापी नकारात्मक की बात करेंगे, जिसका प्रतीक जो है ओ से सिंबल है, संकेतक है, और इसका शॉर्ट में कुछ नहीं है, जैसे कुछ कवि दार्शनिक नहीं है, ऐसा हम लोग बना लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हम लोगों को ध्यान रखना है। जी सर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बहुत नोट करिएगा, प्रश्न एक आता है कि कौन इसमें से क्या यह कथन सत्य है। लिखा होगा कि सर्वव्यापी से अंशव्यापी निकाला जाता है और अंशव्यापी से सर्वव्यापी निकाला जाता है, क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो याद रखिएगा जो सर्वव्यापी होगा, सर्वव्यापी से हम अंशव्यापी की ओर जा सकते हैं, लेकिन अंशव्यापी से सर्वव्यापी की ओर नहीं जा सकते हैं। क्लियर, आप लोग लिख लेंगे नोट करके, लिखेंगे सर्वव्यापी से अंश व्यापी। ठीक, सर्वव्यापी से अंश व्यापी निकल सकता है, निकल सकता है। ठीक, लेकिन अंश व्यापी से
सर्वव्यापी नहीं निकाला जा सकता। ठीक, नहीं निकाला जा सकता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। संबंधों के आधार पर इनको देखेंगे, संबंधों के आधार पर। किसको? संबंधों के आधार पर। जो संबंधों के आधार पर प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक, चलिए, तो इसमें जो है एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को बनाना अगर आप सीख लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। ठीक है, इसको बनाइए। ये होगा ए, ये होगा ई, ठीक, और फिर इसके बाद होगा आई, और ये होगा ओ। ठीक है, तो ये आपका ए से ई की तरफ जो आएगा इसको बोलते हैं विपरीत, कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेरी। जिसको बोलते हैं विपरीत। ठीक, कॉन्ट्रेरी। और जो इसके जस्ट नीचे होता है उसको बोलते हैं उप विपरीत। उप विपरीत, जिसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। ठीक, ये लिख लिया। फिर इसके बाद जो ए और ई के बीच जो खाली है उसको बोलते हैं उपाश्रयण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपाश्रयण बोलते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं सब अल्टर्न। ठीक, सब अल्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब अल्टर्न बोलते हैं। और सेम डिट्टो इसको भी यही बोलते हैं। सब अल्टर्न बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो बीच का होता है उसको दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विरोधी व्याघात। या तो व्याघात बोलते हैं, व्याघात बोलते हैं या विरोधी बोलते हैं। ठीक, व्याघात बोलते हैं या विरोधी बोलते हैं। ठीक है, व्याघात या विरोधी हम लोग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, या हम इसको डेनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेनियल। ठीक, याद रखिएगा इसको। ये हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये आपको ग्राफ पूरा का पूरा याद रखना है। ए और ई के बीच जो संबंध होता है उसको कॉन्ट्रेरी बोलते हैं हम लोग। और आई और ओ के बीच जो संबंध होता है उसको हम लोग सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। ठीक है, ई और ओ तथा ए और आई के बीच जो संबंध होता है उसको हम लोग सब अल्टर्न बोलते हैं। और जो आपका ए और ओ का जो संबंध होता है या ई और आई का जो संबंध होता है उसको हम लोग हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं या डेनियल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं या डेनियल हम लोग बोलते हैं। विरोधी या व्याघात होता है, हिंदी में विरोधी या व्याघात हम लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में
कॉन्ट्राडिक्टरी या डेनियल हम लोग इसको बोलते हैं। अब इनके बीच जो संबंध होता है वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे पहले नंबर पे लिखेंगे ए और ई में विपरीत संबंध होता है। लिखेंगे ए और ई में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए और ई में कैसा संबंध होता है, तो ए और ई में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब होता है, कहता है कि ए और, लिखेंगे ए और ई जो होते हैं, ये आपका ए और ई जो होता है एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। क्या कहते हैं, एक साथ सत्य नहीं हो सकते। लिख लेंगे एक साथ सत्य नहीं है। ठीक है, एक साथ सत्य नहीं होंगे। याद रखिएगा कि जब कॉन्ट्रेरी संबंध आएगा तो ए और ई जो है एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं। ठीक, लेकिन लिखेंगे ए और ई जो है एक साथ असत्य हो सकते हैं। ठीक, एक साथ असत्य हो सकते हैं। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। अब आपको याद होगा जो ए तर्क वाक्य होगा, आप अपने जो वहां पर आपने नोट्स बनाया होगा वहां पर आप देखेंगे जो ए वाला तर्क वाक्य था, ए वाला क्या था आपका तर्क वाक्य, जिसमें लिखा था सभी कवि दार्शनिक है। क्या लिखा था, सभी कवि दार्शनिक है। ठीक है, एक तो ये तर्क वाक्य था। दूसरा आपको जो ई वाला जो तर्क वाक्य था, ई वाले तर्क वाक्य में था आपका कि इसमें था कि कोई भी कवि दार्शनिक नहीं है। क्या है, कोई भी कवि। अब यहाँ पर हम लोग इतनी बात कर रहे थे, अब यहाँ पर इसको हमें समझना है कि इन दोनों में जो हम लोग कैसा संबंध कह रहे हैं, इसको जो विपरीत संबंध होता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। जो कॉन्ट्रेरी जो संबंध होता है ए और ई के बीच जो संबंध होता है उसको कॉन्ट्रेरी संबंध हम लोग बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं क्यों ये एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं। इसमें कह रहा है कि सभी कवि दार्शनिक नहीं है, इसको भी आप असत्य कह सकते हैं, और कोई भी कवि दार्शनिक नहीं है, इसको भी आप असत्य कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी कवि दार्शनिक है सत्य है, और कोई भी कवि दार्शनिक नहीं है सत्य है। दोनों एक ही साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। बताइए, आप लोग जब बनाओगे ये पूरा डिट्टो ऐसे ही अपनी कॉपी में आप जब बनाएंगे तो आपको एग्जाम के टाइम जो है बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, और कम जगह पर आप ज्यादा चीजों को लिख सकेंगे आराम से। बताइए, ये पूरा क्लियर है कि क्यों एक साथ सत्य हो सकते हैं लेकिन एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं? जी सर, क्लियर है। अब हम लोग दूसरे संबंध की तरफ चलेंगे। दूसरा संबंध देखेंगे, सब किसकी देखेंगे, सब कॉन्ट्रेरी। जब ए और ई का संबंध देख लिया तो इसके सामने जो है ये विपरीत संबंध है। एग्जाम में याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में जो इंग्लिश में जो लिखा होगा उसी को आप सही मानोगे। कभी कभी मैं बता देता हूं, कॉन्ट्रेरी को विरोधी बोलते हैं ये लोग। एग्जाम में कॉन्ट्रेरी को विरोधी लिख देते हैं और हम विरोधी के आधार पे डेनियल का सवाल सॉल्व करके आ जाते हैं और हमारे नंबर वहां पर कट जाते हैं। तो याद रखना है कि इंग्लिश में जो लिखा होगा उसी के आधार पे आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे संबंध के बारे में। दूसरा संबंध क्या है आपके सामने, मैंने आपको बताया दूसरा संबंध जो है हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, सब कॉन्ट्रेरी। दूसरा संबंध देखेंगे नंबर 2 पर। अब हम लोग ग्राफ में देखेंगे।
अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सब कॉन्ट्रेरी की, मतलब कि उप विपरीत की बात करेंगे। हम लोगों ने 4 तर्कवाक्य पढ़े थे, AEIO, ठीक है ना। तो ये तर्कवाक्य हम लोगों ने पढ़े थे, इसी के आधार पे हम लोग पूरी की पूरी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा नियम है जिसको उप विपरीत बोलते हैं या सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। उप विपरीत या सब कॉन्ट्रेरी में कौन कौन आता है, इसमें किसमें संबंध देखने को मिलेगा, आई और ओ, ठीक है। आई और ओ में संबंध को देखने के लिए हमको मिलेगा। अब इन दोनों के बीच संबंध हम बताएंगे। हमें याद रखना है कि कॉन्ट्रेरी में कैसा संबंध था, तो कॉन्ट्रेरी में याद रखिए ए और ई एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन ए और ई एक साथ असत्य हो सकते हैं। मतलब एक साथ ट्रूथ नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ठीक, ये चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब लेकिन जस्ट इसका सब कॉन्ट्रेरी की बात करेंगे, उप विपरीत की बात करेंगे, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। आप याद रखिए ए और ई मैंने बोला था एक साथ सत्य नहीं हो सकते, तो जस्ट इसका अपोजिट आई और ओ एक साथ सत्य हो सकते हैं। लिखेंगे आई और ओ, आई और ओ तर्कवाक्य ठीक, आई और ओ जो तर्कवाक्य होते हैं ये क्या होंगे, एक साथ क्या होंगे, एक साथ सत्य। ठीक, एक साथ सत्य होंगे, एक साथ ट्रूथ हो सकते हैं। लेकिन यहीं पे सब कॉन्ट्री में हमने क्या बताया था आपसे कि ए और ई एक साथ सत्य नहीं हो सकते, जबकि सब कॉन्ट्री में ए और आई और ओ एक साथ सत्य हो सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि ए और ई एक साथ असत्य हो सकते हैं। ठीक, सब ये कॉन्ट्रेरी में, जबकि सब कॉन्ट्रेरी में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, आई और ओ तर्कवाक्य एक साथ, ठीक है, एक साथ असत्य नहीं, ठीक है, असत्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हो गया। जबकि हम लोगों ने जो एग्जाम्पल में लिया था, याद रखना होगा, आई तर्कवाक्य में आपका क्या है, आपका एग्जाम्पल आई तर्कवाक्य में हम लोगों ने क्या लिया था बताइए। यहां पर अगर हम बात करेंगे, चलिए हम यहां पर दिखेगा पूरा आपको, यहां पर लिख दे ए। आई का कुछ है, हाँ, ए वाले में हम लोगों ने क्या बोला था, सभी। सर ए का सभी है, सभी है। ए के बाद ई का क्या है, रुकिए, ई का क्या कोई है, नहीं, ई का कोई नहीं, कोई नहीं। आई का कुछ है, आई का कुछ है। ठीक, और ओ का कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 तर्कवाक्य हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग देखें। अब हमने जो लिया था उसमें जो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन जब आपने देखेंगे, तो शुरुआत में हमने आई तर्कवाक्य में क्या माना था, कुछ कवि दार्शनिक है, क्या लिखा था, कुछ कवि दार्शनिक है, ये लिया था। और ओ तर्कवाक्य में क्या था आपका, कुछ कवि दार्शनिक नहीं है, कुछ कवि दार्शनिक नहीं है, ये लिया। तो ये तर्कवाक्य। अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर कह रहा कि कुछ कवि दार्शनिक है, सही है। फिर इसमें कह रहा कि कुछ कवि दार्शनिक नहीं है, ये भी सही, दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा कि आई और वो दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं, या ये जो है दोनों एक साथ असत्य नहीं, इनमें से कोई एक असत्य जरूर हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको जब कभी एग्जाम में दिया जाएगा, तो ऐसे तर्कवाक्यों को आपको पहचानने के लिए वहां पर कहा जाएगा, या वहां पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। हम लोगों ने नंबर 1 पर डिस्कस कर लिया, एक नंबर 2 पर डिस्कस कर लिया है।
ठीक, अब नंबर 3 पर हम बात करेंगे सब अल्टर्न की उपाश्रयण की। अब हम लोग बात करेंगे इस तीसरे नंबर पे उपाश्रयण, तीसरे नंबर हम लोग बात करेंगे उपाश्रयण की। ठीक है, उपाश्रयण जिसको बोलते सब अल्टर्न। ठीक, सबअल्टर्न की बात करेंगे। सबअल्टर्न में भी हम लोगों को क्या देखना है, सबअल्टर्न में आपका दो आते हैं, ये भी रहता है और इसको भी सबअल्टर्न ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आई और ओ में संबंध हम लोग, इसमें क्या क्या होगा आपका ए और आई, ठीक है, तथा ई और ओ, इन दोनों में संबंध देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होगी आप लिख लीजिएगा। इसमें आप पहले पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट नंबर ए में, पॉइंट नंबर ए बनाएंगे या आप रोमन अंकों में आप बना लो, ज्यादा अच्छा होगा। रोमन अंकों में लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि ए सत्य तो आई भी सत्य, मतलब ए अगर सत्य होगा तो आई भी सत्य होगा, और यहाँ पर ई अगर सत्य है तो ओ भी सत्य होगा, और यहाँ पे यदि ए असत्य है तो आई भी असत्य होगा, और यहाँ पर ई असत्य है तो ओ भी यहाँ पर असत्य होगा। ये कंडीशन है आपकी, तो लिख लेंगे, लिखेंगे ए सत्य, ए सत्य तो इज इक्वल टू आई सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में अगर आपका ई सत्य तो ओ सत्य हो जाएगा आपका। इसी प्रकार जस्ट अपोजिट आप लिखेंगे, तीसरे में अगर ए असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो आई भी असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि ई अगर असत्य है तो ओ भी असत्य हो जाएगा। ये पॉइंट है इसके, एग्जाम में ये बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीन आपको हम लोगों ने कॉन्ट्रेरी पर डिस्कस कर लिया, सब कॉन्ट्रेरी पे डिस्कस कर लिया, सब अल्टर्न पर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं जिसको डेनियल या कॉन्ट्राडिक्टरी हम लोग बोलते हैं, उस पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट आपका क्या है, आपका डेनियल कॉन्ट्राडिक्टरी है आपकी। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर पॉइंट पे, चौथे नंबर पे जिसको हम लोग डेनियल बोलते हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसको हम लोग विरोध या विरोधी कहीं कहीं लिखा मिलता है, विरोधी या व्याघात, व्याघात लिखा मिलता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें किनके किनके बीच संबंध देखा जाएगा, तो इसमें ए और ओ के बीच संबंध देखा जाएगा, ई और आई के बीच संबंध देखा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, किसमें ए और ओ, ठीक है, ए और ओ तथा ई और आई के बीच संबंध देखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, इन चारों के बीच इसका एक क्रॉस के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसमें एक आप लिख लेंगे नियम क्या होता है, नियम ये सब जो है जितना भी हम लोग डिस्कस करें ये नियम है। नियम में लिखेंगे कि दोनों एक साथ ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य हो सकते हैं, बस यही है, लिखेंगे दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ ना सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक,
कि दोनों एक साथ, यदि आपका यहाँ पर ए सत्य है तो दूसरा असत्य, मतलब जैसे यहाँ पर ए अगर सही है तो ओ वाला आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, जब अगर ये अगर आपका ई अगर आपका सत्य है तो आई आपका असत्य हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक आपका गलत होगा और दूसरा आपका सही होगा, एक ट्रूथ होगा एक फॉल्स होगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आप इसको जो है बताएंगे कौन सा संबंध है, डेनियल संबंध या कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध इसका कहा जाता है, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध इसका कहा जाता है। एग्जाम में आपके प्रश्न कैसे आएगा आपको ध्यान रखना है, आपको तर्कवाक्य दिए जाएंगे, उस तर्कवाक्य में से आपसे पूछा जाएगा कि ऊपर दिए गए तर्कवाक्य में से कौन सा ऐसा है जो उसका डेनियल संबंध रखता है या व्याघात संबंध रखता है। तो आपको याद रखना है, अगर ए वाला तर्कवाक्य मिल जाएगा तो उसके जस्ट अपोजिट ओ वाला तर्कवाक्य उसके लिए सही उत्तर माना जाएगा आपका। ठीक है, जब इसको आप प्रश्न करोगे तो प्रश्न में आपको बहुत आसानी से ये चीजें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है ना, कि एग्जाम में अब जो है एक्सेप्शनल जो क्वेश्चंस आते हैं, अपवाद वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनसे संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो थे आपके किसमें के थे, ये आपके सीधे सीधे आपके जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे संबंधित होते थे। लेकिन अब इसी के साथ आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपका जो आपका अपवाद वाले आएंगे इसको लिखेंगे अपवाद। ठीक, अपवाद वाले में ए होगा, ए के लिए हमेशा प्रत्येक आएगा, प्रत्येक है आएगा आपका ना, प्रत्येक है आपका। फिर आपका ए के बाद ई है, ई के लिए क्या आएगा आपका, ई के लिए आपका आएगा, जबकि यहां याद रखिएगा इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम लोग स्वीकारात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्वीकारात्मक होता है आपका। जो ई होता है ये नकारात्मक में चला जाता है। ठीक, नकारात्मक में क्या होगा, कभी नहीं, सेम जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर कभी नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, जबकि यहाँ पर कभी नहीं आ जाता है आपका। फिर आपका स्वीकारात्मक जाएगा आपका, ठीक, यहाँ पर जब यहाँ पर आपका आएगा तो यहाँ पर आपका आएगा ओ। ठीक है, याद रखिएगा ओ आएगा, ओ में क्या आता है यहाँ पर, कदाचित या शायद आता है, क्या आता है, कदाचित आएगा या फिर शायद। ठीक है, कदाचित या शायद है आएगा आपका। ठीक, ये आएगा आपका। फिर आपका जो आपका आता है नकारात्मक, नकारात्मक में जो आपका आई आएगा, आई में आपका क्या आएगा, इसमें आएगा कदाचित नहीं है या कदाचित शायद नहीं है आपका आएगा। ठीक है, कदाचित नहीं है या फिर ऑब्लिक शायद नहीं है। ठीक, ये आपके आएंगे, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये अपनी कॉपी में आप इसको बना के रख लो, ये एग्जाम में आपके की पॉइंट बहुत काम देने वाले हैं आपके। ठीक, ये हो गया। तो अब इसी के आधार पे हम लोग जो है तर्कवाक्यों को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, या आप शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हो, यहाँ पर जैसे कदाचित है, ओ है, और भी आपको शॉर्ट फॉर्म में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक चले। ठीक, तो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले अब इसको साफ कर देते हैं, तो फिर इसके बाद आपका बन जाएगा आपका पहले वाले पे हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, जिसमें कहता है कि जब कभी तर्कवाक्य जो हो स्वीकारात्मक हो और ओ प्रकार का तर्कवाक्य स्वीकार किया जाता हो, जब कभी ओ प्रकार का तर्कवाक्य स्वीकार किया जाता हो तो इसमें स्वीकारात्मक में सबसे पहले आप ओ वाले को लेंगे, तो सबसे पहले ए वाले में लिखेंगे नंबर 1 पर, ये नंबर 1 पर लिखेंगे अपनी लाइन पे कि तर्कवाक्य स्वीकारात्मक हो
तो ओ प्रकार का तर्कवाक्य स्वीकार किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे जैसे कदाचित, ठीक है, कदाचित कुर्सियां मेज है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन आया कि कदाचित कुर्सियां मेज है, ये किस प्रकार का तर्कवाक्य है? यह लिखा होगा क्या? शायद मनुष्य मरणशील है। लिखेंगे शायद मनुष्य मरणशील है। ठीक, जब कभी ऐसे तर्क वाक्य आएंगे तो ये किस प्रकार के तर्क वाक्य हो जाएंगे? अब आप देख सकते हैं कि आप अपने नियम को अगर अपने पास रखेंगे तो नियम के आधार पे आप देखेंगे कदाचित है अगर आपका आ गया है, ठीक ना, यदि आपका कदाचित है अगर आपका आ गया है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये किस प्रकार का तर्क वाक्य है, तो आप बताएंगे ओ प्रकार का तर्क वाक्य है। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे यहाँ पर लगा दे कदाचित कुर्सियां मेज नहीं है, ठीक है, तो कदाचित के साथ नहीं आ जाएगा तो वो आपका आई तर्क वाक्य हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे तर्क वाक्य है? ये दोनों ओ तर्क वाक्य है। ओ तर्क वाक्य। जब आई तर्क वाक्य की बात हम करेंगे तो ये सब याद रखिए, ये अपवाद वाले हैं सब। ठीक, अपवाद वालों की हम बात कर रहे हैं। अब यहीं पर आपका बनकर आ जाए कि कदाचित कुर्सियां मेज नहीं है। ठीक है, मेज नहीं है। तो जब ऐसे आ जाएगा, यहां पर देखिए नहीं आ गया, जबकि यहां पर ये और ये आपका मिल रहा है, तो उसी प्रकार आप कह सकते हैं, या फिर आपका होगा शायद मनुष्य मरणशील नहीं है। तो जब कभी शायद के साथ नहीं आ जाता है या कदाचित के साथ नहीं आता है तो आई तर्क वाक्य हो जाता है। ऐसे जैसे आप लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में आएगा कदाचित पुस्तक के कलम नहीं है, तो ये किस प्रकार का तर्क वाक्य होगा? तो आपको याद रखना है कदाचित के साथ या शायद के साथ आपका नहीं आता है तो वो आपका आई तर्क वाक्य हो जाएगा। जब कभी कदाचित या शायद के साथ आपका पॉजिटिव होगा तो वो ओ तर्क वाक्य में जाएगा, और शायद और कदाचित के साथ यदि आपका निगेटिव है तो वो आई तर्क वाक्य के साथ आपका जाएगा। आपका क्लियर इतने पॉइंट? जी सर। ठीक, अब इसी प्रकार से अधिकांश या अधिकतर आते हैं। अब देखिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब जस्ट अपोजिट में क्या हुआ कि शब्दों का फेर है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको मैं साफ करता हूं फिर आगे बताते हैं। हाँ, अब हम लोग देखेंगे नंबर 3 पर। नंबर 3 पे जो हम देखेंगे, नंबर 3 पे जो अपवाद में नंबर 3 पर आप डालिएगा, इसमें क्या होता है? इसमें कहते हैं कि जब संबंध सूचक शब्दों के स्थान पर प्रत्येक शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, और तर्कवाक्य स्वीकारात्मक हो। लिखेंगे आप जैसे इसमें कह दिया जाए, जैसे तीसरे पॉइंट में आपसे कह दिया जाए कि प्रत्येक शेर भेड़िया है, लिखा जाए प्रत्येक शेर क्या है आपका? प्रत्येक शेर भेड़िया है। ठीक, प्रत्येक शेर भेड़िया है, ये तर्कवाक्य आपके सामने आएगा। तो आप इसमें आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का तर्कवाक्य है, आपको बताना होगा। तो आपको याद रखना होगी प्रत्येक के साथ जब कभी है आता है तो ए तर्कवाक्य बन जाता है आपका, ठीक है ना। लेकिन जब कभी इसमें तो क्या आ जाए? नहीं आ जाए, जैसे कभी नहीं, जैसे क्या आ जाए? कभी नहीं शब्द आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो कभी नहीं में तो आपका ई तर्क वाक्य हो जाएगा कि आप कह सकते हो कि शेर कभी भेड़िया नहीं हो सकता है, या शेर कभी भेड़िया नहीं है। आपका जब कभी कभी नहीं आएगा तब वो ई तर्क वाक्य में चला जाएगा आपका। क्लियर है पॉइंट? बताइए सर चौथे का क्या बोले हैं एग्जाम्पल? कभी नहीं का जैसे आप लिख सकते हैं शेर कभी भेड़िया
नहीं हो सकता है। शेर कभी भेड़िया नहीं हो सकता है। जब कभी आपके जब इसमें कभी नहीं शब्द मिल जाएगा, कभी नहीं है, तो आपका ई तर्क वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कभी नहीं अगर मिल जाएगा कहीं पर भी, तो आपको क्या लगाना है, ई तर्क वाक्य हो जाएगा आपको। ये देखिए इसमें ई तर्क वाक्य में वो चला जाएगा आपका। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा पूरा, लेट ज्वाइन की हूँ। कौन सा? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, लेट ज्वाइन की हूँ। अभी ज्वाइन किया आपने? जी सर। अच्छा, पढ़ा तो बहुत चीजें दिया हूँ। चलो इसको मैं ठीक है रिपीट सर। करता हूँ। ठीक, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर अपवाद वालों की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये साधारण वाले जो आते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन अब हम लोग अपवाद वाले में जो एक्सेप्शनल आते हैं, जो नियम से हट कर होते हैं, उनसे संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे प्रत्येक है, अगर किसी भी तर्कवाक्य में प्रत्येक है आ जाए, जैसे प्रत्येक शेर भेड़िया है आ जाए, तो वो एक प्रकार का तर्कवाक्य हो जाएगा आपका। उसी प्रकार जैसे कहा जाए कि मतलब कहा जाए कि कोई भी शेर भेड़िया नहीं है, जब कभी आ जाए क्या लिखा होगा, नंबर। ठीक, ऐसे कंडीशन जब आ जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, पूरे सेंटेंस के साथ हमें निकालना है कभी नहीं, ठीक है ना। कभी नहीं, कभी नहीं अगर आपका आ गया तो आप बता सकते हैं किस प्रकार का तर्क वाक्य है आपका, इस प्रकार का तर्क वाक्य है। लेकिन यहाँ कोई भी, अब एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि उसमें कोई भी लगा दिया था, कोई शेर, जैसे लगा दे कोई शेर कभी भी भेड़िया नहीं हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप देख सकते हो कोई के साथ नहीं ढूंढोगे तब भी आपका ई तर्कवाक्य के अंतर्गत ही आपका जाएगा। तो नियम के अनुसार चलोगे तो हो जाएगा। अब इसमें जैसे हमने बताया था कदाचित, पहले नंबर पे जो अपवाद में पहले नंबर पे जो हमने बताया था, उसमें क्या बताया था हमने कि शायद हमने बोला था कि जैसे हमने क्या बोला था बता सकते हैं, उसमें बोला था कि कदाचित कुर्सियां मेज है। जो पहला तर्कवाक्य था वो वाले में हमने बताया था कि कदाचित कुर्सियां मेज है, तो हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का तर्कवाक्य है, ओ प्रकार का तर्कवाक्य। जबकि हम साधारण वालों में देखते हैं कुछ नहीं लगा होता है, तो हम उसको ओ तर्कवाक्य कहते हैं। लेकिन ये अपवाद है ना कि जहां पर है आ गया, क्यों, क्योंकि शायद या कदाचित अगर आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओ तर्कवाक्य में चला जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएंगे। ये निगेटिव था ये पॉजिटिव बदल जाएगा, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव में, देखो ये निगेटिव में चला गया कि नहीं आई वाला, जबकि आई वाला पॉजिटिव में था, और ओ वाला निगेटिव था जबकि पॉजिटिव में चला गया। तो यही इसमें मेन डिफरेंस है। जब आप अपने कॉपी में चार्ट बनाओगे इसका पूरा का पूरा, तो इसको आप लिखिएगा तो आपको वहां पे कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी। या अभी मैं इसको पूरा का पूरा बना भी दूंगा आपको और पूरा समझा भी देंगे। क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट बताइए। जी सर। हाँ, अब इसी में एक संबंध आ जाता है कि जब कभी तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप सपोज करो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ जाए, जैसे कह दे कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट जो है आगे कुछ ना लगा हो, शब्द सूचक शब्द का प्रयोग ना हुआ हो, तब इस प्रकार के तर्क को कैसे पहचानें। जैसे कह दे कि फूल पत्ते हैं, ठीक, फूल पत्ते हैं, ये क्वेश्चन आपको दे दिया। अब आप बताइए ये किस प्रकार का तर्कवाक्य है। या आपसे कह दे कि मेज कुर्सियां नहीं है, लिख दे कि मेज कुर्सियां नहीं है। अब आपको यदि ये इन सब तर्कवाक्यों को आप किस तरीके से आप बता सकते हो, बताइए इसको कैसे बताएंगे आप। सर सर इसमें अपवाद वाले में बताना है? नहीं, आपको यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम में वो अपवाद थोड़ी देगा, वो आपसे वो तो आपसे सीधे प्रश्न पूछेगा कि ये किस प्रकार के तर्कवाक्य हैं। अब आपके सामने अपवाद वाला भी है और ये भी है, अब आप बताओ ये किससे जाएगा। सर ए में आ जाएगा, ये वाला सर ए में आ जाएगा। ए वाले में आ जाएगा। जी। और दूसरा मेज कुर्सियां नहीं है, ये किस में जाएगा।
सर ई में चला जाएगा ये। किसमें? ई ई ई में में। जाएगा, ये ई में जाएगा। ठीक, तो एक नियम ये भी लिख लीजिएगा कि जब कभी केवल है दिखाई दे और सब्जेक्ट ना दिखाई दे, सब्जेक्ट इन द सेंस जिसके बारे में कहा जा रहा हो। ठीक, जैसे कह दिया कि गुलाब के फूल पत्ते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पे केवल कह रहा है कि फूल पत्ते हैं। सब्जेक्ट जब कोई ना हो और केवल ऐसे ही लिखा हो तो अंतिम आप सेंटेंस पकड़ोगे और अंतिम के आधार पर ही आप उन चीजों को बताओगे। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? जी सर। अब यहाँ पर सर स्क्रीनशॉट हाँ ले लें। बिल्कुल, अब यहाँ पर कह दिया है कि सभी मनुष्य मरणशील नहीं है, ये प्रश्न आ जाए। अब इसी में जगह नहीं है, नहीं इसको मैं साफ करके बताता हूँ ना। बेसिक फंडा ये रहता है कि अगर इसमें लॉजिक से सवाल आते हैं तो लॉजिक से एक भी सवाल गलत नहीं होता है। ये 100 के 100 पूरे के पूरे नंबर आपको देकर जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे, जब आप इसको पढ़ते हो, पढ़ने के साथ जब आप एक चार्ट बनाते हो, पूरे उस चार्ट, इसको मैंने लॉजिक, जितना लॉजिक हम आपको पढ़ा रहे हैं ये वाले वीडियो में, जितने भी चीज आएंगे वो मात्र एक 4 पेज के चार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट है, वो समझ लो। ठीक, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला एक शब्द, जैसे हमने बोला क्या कि सभी मनुष्य मरणशील है। अब 7वां नंबर है, हमने 4 उधर कितने बताए थे? 4 उधर, 4 तो इसके बता दिए, लेकिन 4 के साथ साथ हमने इसके 4 बताए, 4 के बाद 2 और बताए हैं हमने। ठीक है, 2 और के बाद ये 7वां नंबर पॉइंट हम बता रहे हैं। 7वें नंबर में कह रहा है कि, कहेगा कि संबंध सूचक शब्द सभी हो। जब कभी भी संबंध सूचक शब्द आ जाए, संबंध सूचक, ठीक, संबंध सूचक में कौन सा आ जाए? सभी केवल आ जाए, सभी का प्रयोग केवल हो, तब कैसा तर्क होगा देख लीजिएगा। जैसे कि आप बोला है कि सभी के साथ नहीं हो, क्या है? सभी के साथ नहीं है, सभी नहीं है। ठीक, सभी नहीं है, तब ये किस प्रकार का तर्क होगा? जैसे लिखेंगे सभी मनुष्य मरणशील है। ठीक है, तो अब आप बताइए, सभी के साथ नहीं आ गया है तो ये किस प्रकार, सभी मनुष्य मरणशील नहीं है। ठीक, जब सभी के साथ नहीं आ जाएगा तो ये किस प्रकार का तर्क वाक्य होगा? अब आप बताइए। आई का होगा, और लोग भी जुड़े हैं तो बताएं। आई का होगा कि ई? सर ई का होगा कि आई का होगा, ये कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है। और भी बताओ, और जो जुड़े हैं, कौन सैली जुड़ी है? इसे ई का होगा। किसका? ई का होगा। चलो कोई नहीं, नाम नहीं लिखते हैं। ठीक, अब इसमें आपने, एक लोगों ने बताया है कि, एक लोगों ने क्या बताया, ई तर्क वाक्य होगा, एक लोगों ने बताया है ओ तर्क वाक्य होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये सवाल आ चुके हैं, इसीलिए इसके नियम भी हम लोगों ने देख लिए। तो जब कभी भी सभी के साथ नहीं, जब कभी सभी के साथ है तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ए तर्क वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब कभी सभी के साथ नहीं होगा तो जस्ट इसका अपोजिट कौन हो जाएगा? ई होगा ना। लेकिन ई इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि ये अपवाद है, क्योंकि वहां पर तो कोई नहीं हो जाएगा ना। सभी का अपोजिट कोई नहीं होता है, लेकिन सभी के साथ सभी नहीं है, तो इसका मतलब सभी अगर नहीं है तो वहां पे एक अजम्पशन लगाओ, जैसे आपसे कह दिया जाए कि सभी मनुष्य मरणशील है, फिर कह दिया कि सभी मनुष्य मरणशील नहीं है, तो इसमें से बीच का क्या होगा रास्ता, कि कुछ मनुष्य जो है मरणशील तो है, लेकिन कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। तो आप क्या, कुछ मनुष्य मरणशील हैं, ये अर्थ निकल कर आएगा। जैसे कह दिया जाए कि सभी सेब खराब नहीं है, जब सभी सेब खराब नहीं है तो उससे तर्क क्या निकलेगा कि कुछ सेब तो अच्छे होंगे ना। तो वहां पर वो आपका ओ तर्कवाक हो जाएगा कि ओ तर्कवाक यहाँ पर इसका सही बैठता है उसका उत्तर। ठीक है ना, एग्जाम में गलत नहीं निकालना है। एग्जाम में आपको दोनों, आपके माइंड में ये भी आएगा और आपके माइंड में ये भी आएगा और ये भी तीनों आएंगे। तो तीनों में से जो यूजीसी जो नियम कहता है, उस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब कभी भी सभी के साथ नहीं आता है तो वो ओ तर्क वाक्य कहलाता है।
क्या कहलाता है? सभी के साथ जब कभी नहीं सर आता ओ है तो वो तर्क ओ तर्क जी। वाक्य कहलाता है, लेकिन जब सभी के साथ है आता है तो ए तर्क वाक्य कहलाता है। ठीक है, सभी के साथ जब नहीं होता है तो ये ओ तर्क वाक्य हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, जब कभी भी सभी के साथ है आएगा तो कैसा होगा? ए तर्क वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना है हम लोगों को। क्लियर? क्योंकि ये सवाल फंसाते हैं इसलिए इसको इतना जी डीपली हम लोग डिस्कस कर रहे जी हैं। सर। सर मेन चीज वहां लिखा है कि मतलब कुछ नहीं, तो मतलब सभी नहीं में कुछ नहीं बिल्कुल वही होगा। हाँ ठीक। जी चल, क्योंकि अब यहाँ पर एक बात ये भी हो जाती है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कुछ है, मतलब जब कह रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील नहीं है दूसरा तर्क ये भी तो लगाया जा सकता है कि कुछ मनुष्य मरणशील है ना, लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर किस आधार पे हमने चुना है? क्योंकि हमें निगेटिव लेके चलना है, नकारात्मक वाला लेके चलना है। तो अब इसका नकारात्मक हम लेकर कौन चलेंगे? नकारात्मक है इसीलिए इसको लेके चला है। अगर यहाँ पे नकारात्मक ना होता तब कोई कंडीशन और बन जाती है। ठीक, इसलिए हमने ओ को ही लिया है और किसी को नहीं लिया है। ठीक है, दोनों रीजन समझ में आए? जी सर। चल ठीक है, अब एक 7 नंबर तक हो गया। एक 8वां नियम है, एक आता है अधिकांश या अधिकतर। इसको याद रखना है। ठीक है, क्या आता है? अधिकांश या अधिकतर। 8 नंबर, अधिकांश होगा या अधिकतर होगा। ठीक है, अधिकांश या अधिकतर होता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब कभी स्वीकारात्मक हो नकारात्मक हो तब क्या होता है? स्वीकारात्मक में स्वीकारात्मक जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, जब कभी अधिकतर के साथ तो आई हो जाएगा, जब कभी नकारात्मक हो तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ओ हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना है आपका। जब कभी अधिकांश के साथ है आ जाएगा तो यहां पर आपका है हो जाएगा, यहां पर नहीं। जब कभी होगा तो ऐसे होगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, उसको भी अधिकांश बोल दे, जैसे अधिकतर या अधिकांश कभी दार्शनिक नहीं है। जैसे क्वेश्चन किया जाए अधिकतर या अधिकांश कभी दार्शनिक नहीं है। ठीक, ये कहा जाए तो अब इसमें आप बताओ, इसमें आप बता ले जाओगे ना कि जब कभी अधिक या अधिकांश के साथ नहीं है तो ओ हो जाएगा। यदि यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पे आई तर्कवाक्य हो जाएगा। तो ऐसे तर्कवाक्यों में गलती नहीं करनी है हम लोगों को। क्लियर है पॉइंट? बताइए। सर ये इसमें हमेशा अधिकतर और अधिकांश करके आता है। हाँ, अधिकतर और अच्छा, हम इसको इतना लिख लिया तो मैं एक चार्ट बना के बता देता हूँ आपको। तो अब यहाँ पर हम लोग जो बनाएंगे ये जो है आपके अपवाद वाला एक चित्र बनाएंगे। ठीक, अपवाद क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब दो हम लोग को प्रश्न आते हैं, एक कदाचित आता है या शायद। ठीक, और दूसरा आता है अधिकांश या अधिकतर। अधिकांश या अधिकतर। ठीक है ना, ये दो चीजें आपको मिलेंगी। चलो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जब कभी स्वीकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, स्वीकारात्मक मतलब पॉजिटिव हो। ठीक है ना, जब कभी स्वीकारात्मक हो तो स्वीकारात्मक में आप ऐसे ही बनाएंगे पूरा का पूरा। स्वीकारात्मक में क्या होता है आता है। ठीक, क्या आता है
है आता है। जैसे इसमें कथा, जैसे आप एग्जाम्पल हो, जब कभी आता है स्वीकारात्मक आता है कथाचित के साथ, जब स्वीकारात्मक आएगा तो ये ओ प्रकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ प्रकार का हो जाएगा, यहां पर याद रखिएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ये आई प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही कंडीशन बस याद रखना है, तो आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो यहां पर कदाचित या शायद। ठीक है, कदाचित या शायद मनुष्य मरणशील है। ठीक, ये हो गया इसका एग्जांपल। फिर इसके बाद आई वाले का जब हम लेंगे तो आई वाले में क्या लिखेंगे? अधिकतर या अधिकांश कवि धार्मिक हैं। अधिकतर अधिकांश कवि धार्मिक है। ठीक है, तो ये किस प्रकार के? आई प्रकार के तर्क वाक्य के अंतर्गत आपका आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? बताइए, बताइए, क्लियर है पॉइंट ये? हेलो? जी सर, नोट कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। अब इसी प्रकार जब हम निगेटिव वालों को लेंगे, नकारात्मक वाले में लेंगे, तो नकारात्मक क्या हो जाएगा? नकारात्मक होता है, नकारात्मक क्या आ जाएगा? नहीं है आ जाएगा आपका, नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। नकारात्मक जाएंगे तो नहीं है आ जाएगा आपका। ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा? जब कभी नकारात्मक में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आई प्रकार बन जाएगा, आई प्रकार बन जाएगा, और ये ओ प्रकार बन जाएगा। देखिए, देखिए, जब कभी स्वीकारात्मक में होगा तब ओ प्रकार हो जाएगा, लेकिन अब ये कदाचित में है। लेकिन अधिकांश में जब कभी ओ प्रकार कब बनेगा? जब ये आपका निगेटिव हो जाएगा। जब कदाचित में पॉजिटिव में जाता है ओ, और अधिकांश में निगेटिव में ओ जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लो, आप इसको लिखोगे, जस्ट ऊपर वाले का ही ले लो, कदाचित या शायद मनुष्य मरणशील नहीं है। ठीक है, ये ले लिया हमने। फिर इसके बाद इसी का ले लें। ठीक, लिखेंगे अधिकतर या अधिकांश कवि धार्मिक नहीं है। जब कभी ऐसे तर्क वाक्य आएंगे तो इन तर्क वाक्यों में आपके सामने चारों प्रकार के तर्क वाक्य हैं। इन चारों प्रकार के तर्क वाक्यों से आप देख सकते हैं कि जस्ट अपोजिट में आपका जाता है। जब कभी कदाचित शायद मनुष्य मरणशील है तो ओ प्रकार का तर्क वाक्य जाएगा। जब कभी हम निगेटिव में जाएंगे तो अधिकतर, अधिकतर या अधिकांश कभी धार्मिक नहीं है, मतलब अधिकतर के साथ नहीं आ गया तो वो ओ तर्क वाक्य हो जाएगा। जब कभी शायद के साथ है आ गया तो वो ओ प्रकार का तर्क वाक्य हो जाएगा। ये दिमाग में बैठाल के चलना है हम लोगों को। ठीक, उसी प्रकार आपका जब कभी स्वीकारात्मक आई होता है कि अधिकतर के साथ है आता है तो वो आपका पॉजिटिव में जाएगा। जब कभी कदाचित या शायद के साथ नहीं आता है तो वो आपका आई प्रकार का तर्क वाक्य होगा। तो ये जब आप एक साथ लिख कर अपनी कॉपी में रखोगे तब आपको ये सॉल्व करने में ज्यादा हेल्प करेगा आपका। क्लियर? बताइए। जी सर, जी सर, हो गया। ठीक, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सब क्लियर है?
क्योंकि मैंने इसीलिए कहा। अब इसी प्रकार और जी भी सर। आप जैसे बनाकर रख दोगे तो और भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे प्रत्येक के साथ है, अब इसी में लाइन खींच के लिख दो कि प्रत्येक के साथ है होगा तो ए तर्क वाक्य हो जाएगा। निगेटिव वाले बनाओ कि कभी नहीं है तो ई तर्क वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं जी जो सर। इसका जी जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आता है और हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले दो तो साफ कर दें, ठीक। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे सत्यता और असत्यता पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ठीक। ये याद रखना। अब इसमें जो 4 खाने ऐसे बनने हैं, 4 खाने ऐसे बनने हैं, तो आप बनाओ 1 2 3 और 4 ये हो गए, ठीक। वैसे इसको बनाओ, 4 खाने बनेंगे, बस ये ध्यान रखना है। बन गए, ठीक। ऐसे 4 खाने बन गए। अब याद रखना है, पहला जो है ए होगा, दूसरा ई होगा, तीसरा आई होगा, चौथा ओ होगा। अब ए वाली के लिए आपको याद है, ए वाले के मैंने क्या बताया, सभी है, सभी है, ठीक। ई वाले का मैंने क्या बताया था, कोई नहीं, लिख लेंगे कोई नहीं, ठीक। फिर इसके बाद आई वाले का मैंने क्या बताया था, कुछ है, कुछ है, ठीक। और ओ वाले का मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक। ये तर्कवाद हुए। अब इसको भरना आप लोग अभी बनाना छोड़ दो और अभी आप समझ लो कैसे बनाना है इसको, ठीक। कैसे बनाना है ये सीख लो। सबसे पहले देख रहे हैं सब लोग बोर्ड पर। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले एग्जाम में यही बनाना ही सबसे कठिन हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, जब कभी राइट हैंड से ए वाले से टी आप स्टार्ट करें, कैपिटल टी बनेगा ए क्रॉस में, ठीक। कैपिटल टी बनेगा। और जो है ओ वाले की तरफ से एफ बनता है, एफ, ठीक। कैपिटल एफ बनेगा, ठीक। ये बना लिया। अब याद रखना कि हर कैपिटल के बगल में स्मॉल बनेगा और जो जस्ट उसका अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो ये एफ है, एफ के बगल में क्या बनेगा आपका, टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, ठीक है ना। ये एफ है, एफ के बगल में स्मॉल टी बनेगा आपका। क्लियर है। ये ऊपर 2 लाइन तक की बात रहेगी यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर इससे टी है, टी के बगल में क्या बनेगा आपका, स्मॉल एफ, ठीक है। टी है, टी के बगल में स्मॉल एफ। अब बच्चे जो 4 खाने आपके नीचे बने हैं ये किस में जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ये डी में जाते हैं। किस में जाते हैं, डी, डाउट में। क्लियर, लिख लिया, बना, समझ गया कैसे बनाया जाता है, बताइए। जी सर। ठीक। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर अब एक एक पॉइंट को ध्यान देना है कि जब कभी प्रश्न में पूछा जाए, अब यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के आधार पे हम लोग निष्कर्ष सॉल्व करेंगे ना।